बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर का टॉपिक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एंड प्रॉपर्टीज़। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अबाउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कशन की है। आज जो है वो हम लोगों ने नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो स्टार्ट करना है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शंस एस्टिमेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम कौन से एस्टिमेटर को जो है वो बेस्ट एस्टिमेटर जो है वो कह सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड। The principle and the underlying logic is to consider every possible value that the parameter might have, and for each value compute the probability that given sample would have the occurrence if that were the true value of the parameter. That value of parameter for which the probability of given sample is greatest is chosen as an estimate. Estimate obtained by this method are called maximum likelihood estimates। MLE से इसको जो है वो डिनोट किया जाता है। The method of maximum likelihood is applicable to both discrete and continuous random variable। मैक्सिमम लाइक्लीहुड बेसिकली एक प्रिंसिपल है जिसमें हम लोगों ने अपने एस्टिमेटर को जो है वो टेस्ट करना होता है। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने जो पॉपुलेशन से जो है वो सैंपल ड्रा किया होता है, पॉपुलेशन में से जो सैंपल हम लोगों ने ड्रा किया होता है, उस सैंपल को जो है वो हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट करने के बाद जो है उसको पैरामीटर्स जो है उसका एक्सप्लेन करते हैं। इस सारे के सारे फंक्शन को, मेथड को जो है वो हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड जो है वो बोलते हैं। बेसिकली इसमें जो है वो हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। पहले हम लोगों ने जो है वो एस्टिमेशन की थी वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की थी। पॉइंट एस्टिमेशन जो है उसको डिस्कस किया था। लेकिन मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो सैंपल की जो है वो निकालते हैं। उसके बाद जो है उसको हम अपने वेरिएबल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इस जो है वो सारे प्रोसीजर को हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है फंक्शन कहते हैं। ये दोनों डिस्क्रीट टाइप के वेरिएबल और कंटिन्यूस टाइप के वेरिएबल दोनों पर जो है वो एप्लीकेबल है। दोनों पर जो है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, वो कह रहा है कि डेट वैल्यू ऑफ पैरामीटर फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन सैंपल इज ग्रेटेस्ट चूजन एज एस्टिमेट। ठीक है जी, हम लोगों ने जो सैंपल ड्रा किया होता है उसकी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी होती है। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद जो है फिर हम उसको जो है वो पैरामीटर की वैल्यू जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये डेफिनेशन थी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अनबाइज्ड एस्टिमेटर। कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को जो है वो गुड एस्टिमेटर कह सकते हैं। दी एमएल एस्टिमेटर आर, यानी कि एमएल मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स जो हैं वो कंसिस्टेंट भी होंगे, एफिशिएंट भी होंगे, सफिशिएंट भी होंगे, बट नॉट नेसेसरी अनबाइज्ड। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो अनबाइज्ड हों। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। अनबाइज्ड एस्टिमेटर, एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी अनबाइज्ड इफ द स्टैटिस्टिक यूज्ड एज एन एस्टिमेटर हैज इट्स expected value equal to the true value of population parameter being estimate. In other words, let theta hat be an estimator of a parameter theta, then theta hat will be called an unbiased estimator if
expected value of theta hat and is equal to theta. If expected value of theta hat not equal to theta, the statistic is said to be biased estimator. ठीक है जी, यानी कि आपके पास जो थीटा है, थीटा हैट है, ये आपके पास एक सैंपल के डाटा से कोई भी आप उसको जो है अरिथमेटिक मीन कह लें, स्टैंडर्ड डेविएशन कह लें, सैंपल प्रपोर्शन कह लें, ये उसको जो है वो डिनोट कर रहा है थीटा हैट। और ये एस्टिमेटर है थीटा का, ठीक है जी, एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर, यानी कि इसका जो पैरामीटर है थीटा हैट का वो है थीटा। ठीक है, इसको हम अनबाइज्ड उस वक्त कहेंगे जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन लें थीटा हैट की और वो उसका आंसर जो है वो इक्वल आ जाए पॉपुलेशन पैरामीटर के। ठीक है जी, अगर वो इक्वल नहीं आता तो फिर ये बाइज्ड एस्टिमेटर होगा। नॉट इक्वल का क्या मतलब है कि अगर हमारा सैंपल जो है वो नॉट इक्वल टू आता है पैरामीटर के, तो देन जो है फिर हम इसको बाइज्ड एस्टिमेटर कहेंगे। यानी कि सैंपल जो आपने ड्रा किया है पॉपुलेशन में से, उसका आप जो है वो मीन लेते हैं, एक्सपेक्टेशन लेते हैं, और उसका जो आंसर है वो उसके पैरामीटर के इक्वल आ जाए, तो वो आपका जो है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर होगा। ठीक है जी, इसके बाद कंसिस्टेंसी है सेकंड प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है कि हम कौन से एस्टिमेटर को जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर जो है वो कह सकते हैं। एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड एज एस्टिमेटर बिकम क्लोजर एंड क्लोजर to the population parameter being estimated as sample size n increases। ठीक है जी, वो कह रहा है कि आपका जो सैंपल का एस्टिमेटर है, स्टैटिस्टिक एस्टिमेटर है जो हमारे पास, वो क्लोजर और क्लोजर जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के होना शुरू हो जाएगा अगर हम सैंपल साइज n को इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, अगर हम अपना सैंपल साइज जो है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि 30 के बजाय हम उसको 100 200 के अबाउट जो है वो ले जाते हैं, तो आपका जो है वो एस्टिमेटर जो है उतना ही ज़्यादा कंसिस्टेंट जो है वो होता जाएगा पॉपुलेशन पैरामीटर के। ठीक है जी, स्टेट अ लिटिल डिफरेंटली, एन एस्टिमेटर थीटा हैट इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा if the probability that theta had become closer and closer to theta approaches unity with the increasing sample size। ठीक है जी, वही ये बात जो है प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में जो है वो हमें बता रहा है कि अगर हम सैंपल साइज को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं तो जो पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो थीटा हैड के बहुत ज़्यादा क्लोजर जो है वो आना शुरू हो जाएगी और अप्रोचेस कर जाएगी यूनिटी के, यानी कि 1 को अप्रोच कर जाएगी। थीटा हैड इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर थीटा इफ फॉर एनी आर्बिट्रेरली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ई। ठीक है जी, तो n जो है वो इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर जाए तो थीटा हैड माइनस थीटा एब्सोल्यूट लेस देन ई इक्वल टू 1। तो अगर ये क्वांटिटी आपकी फुलफिल हो रही है तो आप उस पैरामीटर को जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर जो है वो कह सकते हैं। यानी कि सिंपल ये हम जो है इस फॉर्म में कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि अगर हम अपना सैंपल करेंगे, हमारा जो है वो एस्टिमेटर जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा पॉपुलेशन पैरामीटर के। जितना हम कम सैंपल जो है वो ड्रा करेंगे, कम सैंपल साइज हमारा रहेगा, उतना जो है वो हमारे जो है पैरामीटर जो है उसमें और सैंपल एस्टिमेटर में हमारा उतना ज़्यादा फासला होगा, यानी कि वो उतना जो है उसके कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर इज, अच्छा जी, सबसे पहले तो ये समझ लें कि एफिशिएंसी जो है वो तब जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं जब हमारा एस्टिमेटर जो है वो अनबाइज्ड होना ज़रूरी है। अगर वो अनबाइज्ड नहीं है तो वो एफिशिएंट भी नहीं होगा। एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी एफिशिएंट इफ द वेरिएंस ऑफ इट्स सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मॉलर देन that of the sampling distribution of any other unbiased estimator of the sample parameter।
ठीक है जी। इन अदर वर्ड सपोज देयर आर टू अनबाइज्ड एस्टिमेटर T1 एंड T2 ऑफ सेम पैरामीटर थीटा। ठीक है जी, मतलब कि अगर आपके पास दो सैंपल साइज हैं, ठीक है, दो आप लोगों ने जो है वो सैंपल ड्रा किए हैं, तो वो दोनों के दोनों जो है सेम पैरामीटर को जो है वो शो कर रहे हैं, यानी कि सेम पैरामीटर थीटा को शो कर रहे हैं। तो इस सूरत में जो है वो आप उसको एफिशिएंसी जो है एफिशिएंट एस्टिमेटर जो है वो बोल सकते हैं। T1 विल बी सेट टू बी मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर देन T2। ठीक है जी, अगर आपके पास आपने चेक करना है कि आपका जो है वो सैंपल जो है वो कौन सा ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट है, ठीक है, तो आप सिंपल उसका जो है वो वेरिएंस दोनों का फाइंड कर लें। वेरिएंस ऑफ T1, वेरिएंस ऑफ T2, और इन दोनों को कंपैरिजन कर लें। अगर फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस जो है वो दूसरे सैंपल के वेरिएंस से छोटा आता है, तो उसको आप जो है वो एफिशिएंसी जो है वो बोल सकते हैं। The relative efficiency of T1 compared to T2 is given by ratio efficiency is equal to variance of T2 divided by variance of T1 which is greater than 1। ठीक है जी, अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो आपका फिर जो है एस्टिमेटर जो है वो मोर एफिशिएंट है, और अगर ये लेस देन आता है तो आपका जो है वो स्मॉलर एफिशिएंट जो है वो एस्टिमेटर होगा। If thus provide a criteria for comparing different unbiased estimator of a parameter। ठीक है जी, तो मतलब कि अगर आपके पास एक सिंगल जो है वो सैंपल साइज है, उसको आप जो है वो एफिशिएंट नहीं कह सकते। ठीक है, उसको आपने जो है पॉपुलेशन में से अगर उसको आपने साबित करना है कि वो आपके जो है वो एफिशिएंट, आपका सैंपल साइज जो है वो एफिशिएंट है, सैंपल एस्टिमेटर एफिशिएंट है, तो फिर आप जो है उसमें से एक पॉपुलेशन सेम पॉपुलेशन में से जो है वो दो सैंपल साइज जो है वो ड्रा करें, उन दोनों का जो है वेरिएंस निकालें, जिसका वेरिएंस जो है वो कम होगा वो आपका ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो सैंपल साइज कंसीडर होगा। यानी कि उसके जो आप जो है स्टैटिस्टिक उसकी निकालेंगे, उसके एस्टिमेटर निकालेंगे, वो ज़्यादा क्लोजर होंगे पॉपुलेशन पैरामीटर के। ठीक है जी, इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है सफिशिएंसी। इसकी डेफिनेशन, एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी सफिशिएंट इफ द स्टैटिस्टिक यूज्ड एज एस्टिमेटर यूजेस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन द सैंपल। एनी स्टैटिस्टिक दैट इज नॉट कंप्यूटेड फ्रॉम ऑल वैल्यूज इन द सैंपल इज नॉट अ सफिशिएंट एस्टिमेटर। द सैंपल मीन x बार इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ठीक है जी, वो कह रहा है कि अगर आपने जो है मतलब कि कोई भी सैंपल जो है वो ड्रा किया है अपनी पॉपुलेशन में से, उसको आप जो है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर नहीं कह सकते जब तक आप जो है ये मैथमेटिकल जो है उस पर जो है वो इक्वेशंस अप्लाई नहीं करते। मैथमेटिकली इसको हम किस तरह से लिखेंगे, लेट x1 x2 अप टू xn बी अ रैंडम सैंपल from a probability distribution f x theta and let function of first variable second up to n theta denoted its joint distribution, then theta hat is equal to h x1 up to xn is a sufficient estimator for theta if and only if। ठीक है जी, f into x1 x2 xn theta is equal to g of theta hat theta h into x1 x2 up to xn। this is known as criteria for sufficiency। ठीक है जी, सफिशिएंसी जो है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर, हम उस एस्टिमेटर को कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो है वो हम उसको कंप्यूट करते हैं, उसकी स्टैटिस्टिक को कंप्यूट करते हैं, ऑल वैल्यूज जो है वो अगर उसका सैंपल मीन जो है वो सैंपल उसके पॉपुलेशन मीन जो है म्यू के इक्वल आ जाए, तो उसको हम जो है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर जो है वो कहेंगे।
ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम लाइकलीहुड की जो है वो समझ आ गई होगी और इसकी प्रॉपर्टीज़ की।